गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो रिवीजन कर रहे थे उसमें कहाँ तक आ गए थे, नदी और उसके किनारे बसे हुए शहर के बारे में देख रहे थे। तो उसी में उससे आगे बढ़ते हैं। लाहौर यह पाकिस्तान का शहर है और यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह रोम इटली की राजधानी है और यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन यह टेम्स नदी के किनारे है और वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है यह डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। वही नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा अवस्थित है और डेन्यूब पर यूरोप के लगभग 10 से अधिक देशों के या टोटल मिलाकर 10 अधिक छोटे छोटे जो देश हैं उनके शहर या राजधानियाँ अवस्थित हैं। इसी में डेन्यूब नदी के किनारे एक और वियना ऑस्ट्रिया, यह भी तो दोनों एक ही हो गया। आगे देखते हैं स्वान नदी, तो इसके किनारे पर्थ यह ऑस्ट्रेलिया का शहर है जो अवस्थित है और पर्थ में हम लोग बार बार देखते हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच हो या टेस्ट हो तो यहाँ होता है। डेन्यूब नदी के किनारे एक और शहर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अवस्थित है। एल्ब नदी, तो एल्ब के किनारे यानी हैम्बर्ग एल्ब के किनारे अवस्थित है। इसी तरह बेलग्रेड यह डेन्यूब नदी के किनारे है और नीपर के किनारे कीव शहर है। कीव क्या है तो यूक्रेन जानते हैं उसकी राजधानी है। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती, याद कीजिए हुआंगपू क्या इसको कहिए हुआंगहो, तो नाम है इसका संघाई। यह बैंकॉक किस नदी के किनारे है तो यह मेनाम या चाओ फ्राया नदी, क्या नाम है चाओ फ्राया नदी। और बैंकॉक क्या है तो यह थाईलैंड की राजधानी है। इसी तरह मेकोंग नदी है तो इसके किनारे नाम पेन है स्थित है, क्या नाम है नाम पेन है। और ये क्या है यह कंबोडिया की राजधानी है हनोई। और यह कहाँ अवस्थित है, यह लाल नदी यानी या रेड रिवर के किनारे हनोई क्या है तो यह पहले तो राजधानी या वर्तमान में भी वियतनाम की राजधानी हनोई ही है। और यांगून जो पहले बर्मा की राजधानी हुआ करती थी, अभी बर्मा की वर्तमान राजधानी नेपिदाऊ है। तो इरावदी नदी के किनारे क्या है तो बर्मा की प्राचीन इससे पहले वाली राजधानी नाम उसका यांगून अवस्थित है। आगे देखते हैं यूएसए का जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वह पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और सूडान का जो खार्तूम है वह नील और वाइट नील दोनों के ज्वाइंट यानी दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर बसा हुआ है। कौन तो सूडान का खार्तूम शहर। और इराक का टिग्रिस, इराक में की राजधानी बगदाद यह टिग्रिस नदी के किनारे है। दजला एवं फुरात यानी टिग्रिस, और इसका इंग्लिश में नाम क्या है दजला का टिग्रिस, और फुरात यानी यूफ्रेटस, दोनों नदियाँ इराक के बसरा शहर में आपस में मिलती है और वहीं से समुद्र में अपना संगम बनाती है, समुद्र में जाकर अपना जल गिरा डालती हैं। और इंग्लैंड की राजधानी कौन लंदन, यह टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। और आगे बढ़ते हैं बेलग्रेड यह डेन्यूब के किनारे अवस्थित है। रोम टाइबर के किनारे। वारसा जर्मनी का शहर है, यह विस्चूला नदी के किनारे है। वारसा की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो वारसा की संधि होती है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। एंटवर्प यह हीरो की राजधानी है और एंटवर्प यानी एम्स्टर्डम की बात हो रही है, एम्स्टर्डम का ही। बेलग्रेड और यह डेन्यूब नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। वारसा विस्चूला नदी के किनारे और वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं एंटवर्प, यह एंटवर्प सेल्त नदी के किनारे स्थित, क्या नाम है सेल्त। और रोटरडम यह बंदरगाह है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह, यह राइन नदी के किनारे स्थित है और यह डेनमार्क में है। हैम्बर्ग यह इल्बे नदी के किनारे स्थित है। और नदियों के द्वारा निर्मित स्थल रूप, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थान पर होता है जहाँ क्या नहीं होगा, जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता है। छिछला जो सागर होगा वहीं पर नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित किया गया डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ग्रैंड कैनियन है तो यह एक खड्ड है, महाखड्ड, इस तरह का पठार को काटकर नदी के द्वारा बनाई गई एक उन नदियों की
प्रणाली है। चीसापानी गोर्ज स्थित है, तो चीसापानी गोर्ज कहाँ स्थित है? यह नेपाल में है। द्वीप, वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप, तो नाम है फैरो द्वीप। क्या नाम है? फैरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और दुनिया में सबसे बड़ा यानी ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? तो न्यू गिनी, और इसके बाद तीसरे नंबर पर तो उसका नाम है बोर्नियो। कथन में देखिए, नूक यह डेनमार्क की राजधानी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मात्र 1 से 3 मीटर तक है। और पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, नाम उसका बोर्नियो। और कालीमतन जिस द्वीप किसका अंक है? तो बोर्नियो का, और यह इस पर नियंत्रण किसका है? तो इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया की नई राजधानी कालीमतन में ही अब लाई गई है। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? तो हिंद महासागर का। हम लोग जो देखते हैं अफ्रीका महादेश है, और इसके बगल में एक इस तरह का एक टापू है, वही मेडागास्कर है। नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप अर्थात ABCD, यानी ए बराबर सेशल्स, तो सेशल्स आपका कौन हो जाएगा? दूसरा है चागोस, मॉरिशस और सुकोवा। तो मिलान करना है कि इसमें से कौन कौन है, तो यही यह मेडागास्कर हो गया, और मॉरिशस आपका यहाँ होगा, और चागोस आइलैंड और सुकोवा, यह नाम है इसका सुकोत्रा है, तो यह सुकोत्रा है। और यह तो यहाँ देखिए 1 नंबर यह चागोस आइलैंड, चागोस यहाँ पर है। दूसरा, इन दो तो दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा सुकोवा, सेशल्स और मॉरिशस। आगे देखते हैं, चागोस, मालदीव, मॉरिशस और सेकेलीज द्वीपों में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित कौन है? तो दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस है। यानी दक्षिणी हिंद महासागर मतलब क्या? विषुवत रेखा के उत्तर उत्तरी हिंद महासागर और उसके दक्षिण दक्षिणी हिंद महासागर। मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है कौन कौन? तो मेलेनेशिया द्वीप समूह में आने वाले द्वीप तो न्यू गिनी, बिस्मार्क, ऑर्कियोपेलागो, बिस्मार्क, ऑर्कियोपेलागो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनियो, ये सब कहाँ आते हैं? तो मेलेनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। और डियागो गार्सिया कहाँ है? तो यह हिंद महासागर में है, और यह USA का सैन बेस है। अब यहाँ देखिए ऊपर, इसमें 1, शायद यह 2 है और यह 4, देख लेते हैं, इसका दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि 1 नंबर में कौन है? तो एक यहाँ वाला, इसका नाम है अजोर। दूसरा है वर्डे अंतरीप, तो वर्डे 2 नंबर, तो यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं है। बहामा तीसरा में, बहामा तो यह भी नहीं है। और चौथा फॉकलैंड, तो फॉकलैंड तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है, यह प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। और मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण कब हुआ? 1999 में। बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है, तो बाली आरिक द्वीप समूह है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नाम है उसका माजुली, है कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। द्वीपीय महाद्वीप कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ग्रेनेडा द्वीप अवस्थित है, यह कैरिबियन सागर में है। क्या नाम? ग्रेनेडा द्वीप। झीलें एवं जलप्रपात, तो विश्व की सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील, तो सबसे गहरी झील कौन है दुनिया की? तो उसका नाम है बैकाल झील। और टंगानिका झील, यह टंगानिका झील क्यों बता रहा है कि सबसे गहरी एवं सबसे लंबी, दोनों मिलाकर औसत रूप से कहा जाए तो टंगानिका हो सकता है। आगे देखते हैं, बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है? बियर, बियर कनाडा में है। सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये 5 झील आते हैं ग्रेट लेक्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? यानी सबसे पूर्व में कौन है और सबसे पश्चिम में कौन है? तो सबसे पूर्व में ओंटारियो, फिर उसके बाद में ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सबसे पश्चिम में सुपीरियर है। और एकमात्र जो मिशिगन है यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, बाकी सब पर अमेरिका और कनाडा दोनों का अधिकार है। वह झील जो पूर्णतः USA में स्थित है, नाम उसका मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर, फिर उससे छोटा अफ्रीका का विक्टोरिया, फिर रूस का बैकाल और उससे छोटा ग्रेट
बियर। लेकिन सबसे गहराई की बात हो जाए, सबसे गहरा झील तो वह बैकाल है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो नाम है उसका बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील तो ये कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है, यह अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। झीलों की वाटिका कहते हैं तो किसको, तो फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश तो वही फिनलैंड। आगे देखिए, कुछ झील के नाम हैं और उससे संबंधित देश है, जैसे बॉयलिंग झील, तो बॉयलिंग झील यह कहाँ है, तो यह डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील यह सिचुआन यानी चीन में स्थित है। रेड लैगून यह बोलीविया यानी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। और ग्रेट स्लेव झील तो यह कनाडा में स्थित है। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है, नाम है उसका डुलुथ, क्या नाम है, डुलुथ। और आगे देखिए, टिटिकाका झील यानी सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील, तो क्या नाम है इसका, टिटिकाका झील। और यह है कहाँ, तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। उर्मिया झील यह ईरान में है। रेंडियर झील कनाडा में। अथाबास्का झील यह भी कनाडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो नाम उसका साल्टो एंजिल, साल्टो एंजिल। और यह एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो यह वेनेजुएला में है। नदी का नाम, तो वेनेजुएला से बनने वाली कौन नदी है, याद कीजिएगा, बहुत फेमस नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंध है वह है जाम्बेजी नदी। क्रोएशिया की प्लिटविस झील है, क्या है यह, विश्व धरोहर स्थल है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व का की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, तो नाम उसका सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील यानी नौका उस पर चल सकता है, नाम है टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो टंगानिका झील। जलडमरू मध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जलडमरू मध मतलब क्या, कि यहाँ पर जल हो डमरू के जैसा, यानी इस तरह से, यानी इधर भी जल बहुत बड़ा अधिक, इधर भी जल अधिक है, और जो स्थल भाग है वह बीच तक यहाँ तक चला आया है, यानी कि यहाँ पर स्थल अधिक हो जाएगा और जल की नैरो बड़ी हो जाएगी, उसको कहेंगे जलडमरू मध। तो मलाक्का जल संयोजक, यहाँ पर इसको कहते हैं मलाक्का डायलेमा, किसके लिए, तो चीन के लिए। तो यह में आने जाने की सुविधाएँ हैं, तो यह हिंद महासागर से चीन सागर तक को। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौसंचालन समय यानी नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं, कैसे, तो सियाम की खाड़ी यानी थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड इस तरह का पतला नीचे की तरफ है साउथ में, और इसके नीचे इस तरह का निकला हुआ है, और जिसमें नीचे क्या है, तो मलेशिया का भी कुछ भाग आता है, यहीं पर पतला है, इसको नाम उसको कारासी। यहाँ पर ही अगर इसको नहर बना दिया जाए चैनल, तो क्या होगा, दूरी घट जाएगी। तो यहाँ देखिए, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भू संधि या जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोल कर, यानी कि उसको बना दिया जाए। लेकिन उसमें विवाद है कि अमेरिका नहीं चाहता है, दूसरा कि चीन का अत्यधिक प्रभुत्व हो जाएगा थाईलैंड पर, और दूसरा थाईलैंड का उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र है वो आपस में कट जाएंगे। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। हार्मुज जल संधि पाई जाती है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, कौन, तो हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी यानी कि ईरान और ओमान के मध्य में है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, तो नाम इसका बेरिंग जलडमरू मध्य है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है, नाम है उसका बेरिंग सी। जिब्राल्टर जल संधि क्या करेगा, यह यूरोप व अफ्रीका के मध्य है, यानी इन दोनों को अलग करता है। मलक्का जल संधि यह इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि यह एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। हार्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। 10 डिग्री चैनल तो यह अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इसी तरह 9 डिग्री तो यह लक्षद्वीप को में किसको, तो लक्षद्वीप में कवरती और मिनिकॉय दो द्वीप हैं, उन दोनों को डिवाइड करता है। 8 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। वह जलडमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है, उसका नाम क्या है, डोवर जलडमरू मध्य, डोवर।
डोबर्ट जल संधि जोड़ता है तो जो जोड़ती है तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। और पाक की खाड़ी है, यह भारत के तमिलनाडु में है, यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यानी भारत का इस तरह का मैप होता है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो यही इसकी बात हो रही है, यही है पाक की खाड़ी, यानी इधर बंगाल की खाड़ी और यहाँ मन्नार की खाड़ी है। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो फारस की खाड़ी किससे सीमा नहीं बनाएगी, तो ओमान से नहीं बनाती है। बोथनिया की खाड़ी तो कहाँ है, तो यह स्विट्जरलैंड और फिनलैंड में है। बैफिन की खाड़ी यह कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कार्पेंटेरिया की खाड़ी यह ऑस्ट्रेलिया में है। टोंकिन की खाड़ी यह वियतनाम और चीन के मध्य स्थित है, उसका नाम क्या है, टोंकिन की खाड़ी। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि, हिंद महासागर और लाल सागर, यही लाल सागर आगे जाने पर सुएज नहर से जुड़ता है और जो आगे मेडिटेरियन में खुलेगा। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जल संधि नाम इसका बाब अल मंदेब है। कुछ नहरों के बारे में देख लेते हैं। सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ेगी, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन है, पहला पोर्ट सईद और सुएज। सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के जोड़ती है। दोनों बातें सही, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो कौन है, तो वही सुएज नहर। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा, किससे, तो सुएज नहर से होकर। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए, क्योंकि सुएज, अगर इस तरह से मैप बनाएंगे हम लोग सुएज नहर का, तो सुएज जो पोर्ट होगा वह इसका दक्षिणी सिरा है और सईद उत्तरी सिरा है, तो हम सुएज नहर से क्यों गुजरेंगे। पनामा नहर जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को पनामा नहर जोड़ देती है। सू नहर जोड़ती है, यह सुपीरियर और ह्यूरोन को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, कौन, तो सू नहर। ऐसा नहीं कि चीन का नाम लगा दीजिएगा। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, नाम है उसका निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है, नाम ही है कील, कील कहाँ लगेगा, बाल्टी में, तो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है, क्या नाम उसका, तो कील नहर। अब विश्व के प्रमुख बांध है, उससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। तो पनामा नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है, किसका किसका, तो यह पराना नदी, तो कहाँ है, तो पराना पराग्वे में है, तो ब्राज़ील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है, तो चीन में, क्या नाम है उसका, गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में। और आगे देखिए कुछ बांध है और उससे संबंधित नदी नाम है। कोलोरेडो नदी पर बनाया गया हुअर, कहाँ है, तो यह यूएसए में है। दामोदर, यह पंचेत हिल बांध दामोदर पर है, यह भारत में है, भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर। नील नदी पर आसोन, यह मिस्र में बनाया गया है। और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, यह जाम्बिया में बनाया गया है। आसोन उच्च बांध है, तो कहाँ, तो मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना आरंभ किया था, वह स्थान कहाँ पर है, तो जांगमऊ याद कर लीजिए। ग्रैंड कुली बांध है, यह कोलंबिया नदी पर है। नुरेक बांध यह बॉस्को नदी पर है। कोहारा या कोबारा बांध यह कोबारा बासा यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब परवाल भित्ति से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है, कहाँ पर, तो यह विश्व है, यह 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक परवाल भित्ति है, जो पूरी दुनिया में किसी जीव के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ी संरचना है। यह लगभग 1900 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, यह प्रशांत महासागर में है। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ, तो यह क्वींसलैंड तट के समीप है। आगे देखते हैं, वायुमंडल से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है किसका, तो नाइट्रोजन गैस का, कितना, लगभग 78%। ऑक्सीजन 21%, तो 99% तो यही हो गए। इसके बाद तीसरा नंबर ऑर्गन और चौथा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का आता है।
पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? इसको प्रायः 5 भागों में बांटा जाता है। मान लेते हैं यह पृथ्वी है, तो इसके ऊपर इस तरह का एक होता है, यानी कि यहाँ पर क्षोभ मंडल इसका नाम है, या स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की। इसमें सारी मौसमी घटनाएं होंगी और यह विषुवत रेखा पर मात्र 8 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 12 किलोमीटर, इसका औसत होता है 14 से 18 किलोमीटर तक हो जाता है। यहीं पर सारी मौसमी घटनाएं यानी आंधी तूफान बादल जो कुछ भी होगा वह यहीं होगा। इसके ऊपर होता है समताप मंडल इस तरह से, और समताप मंडल इसमें ही हवाई जहाज चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मौसमें शांत होती है और नाम ही है समताप मंडल। इसी में 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर ओजोन परत पाई जाती है। तीसरा होता है, तो उसका नाम क्या है? तो तीसरे का नाम है, या मीजो ही गया, तीसरा है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर, यह लगभग 80 किलोमीटर। उसके ऊपर चौथा आयन मंडल या आयनोस्फीयर, उसमें ABCDE आदि परतें मिलती हैं, जिससे रेडियो तरंगे जाकर वापस लौट जाती हैं। और पाँचवा उसको कहते हैं एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती है उसका नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ओजोन परत अवस्थित है यह समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है कौन? तो ओजोन परत। और यह कहाँ मिलता है? तो यह भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो यह भूतल पर पराबैंगनी विकिरण परत को रोक देता है, यानी पराबैंगनी किरणों का जो पाथ होगा पृथ्वी पर आएगी उसको रोकता है, और खासकर कौन? तो UVC किरण को। ओजोन परत अवस्थित है, तो यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सॉरी हमने ऊपर बता दिया था, यह नीचे ही है। और रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है तो आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है, तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश इसको कहा जाता है पूर्वी ध्रुवीय प्रकाश, उसको ऑस्ट्रेलिया बोरोलिस, ऑस्ट्रोबोरोलिस। और यह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यह जिम्मेवार कौन था? सब के सब, तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आयन मंडल होता है। तो उत्तरी ध्रुव इसका नाम है ऑरोरा बोरोलिस, और जो दक्षिण ध्रुव होता है उसका नाम होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बेतार संचार बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है, तो यह आयन मंडल द्वारा, यानी बात हो रही है रेडियो तरंगों की। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं कहाँ? तो एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होगा? मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में ओजोन परत। आयन मंडल यह पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगों के लिए जानी जाती है। सूर्यातप, तो सूर्य से आने वाली जो टेम्परेचर है या ऊर्जा है उसी को सूर्यातप कहेंगे। तो वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। सही बात है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत हो जाती है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। होता क्या है? यह सूर्य है, यह पृथ्वी है। मान लेते हैं यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो पृथ्वी बड़ा हो गया। सूर्य से जब रोशनी आती है यह छोटी शॉर्ट वेव में आती है, जिस कारण से यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस इसको नहीं रोक पाती है। लेकिन रात्रि को जब पृथ्वी तो गर्म होने को है, लेकिन जब सूरज का रोशनी हट जाएगा तो इस रोशनी भाग से जहाँ पर अंधेरा हो गया, अब यहाँ से पृथ्वी क्या करेगी? तो यह पार्थिव विकिरण शुरू कर देगी, यानी कि अपना जो सूर्यातप है इसको रिटर्न करेगी। तो आ रहा था इस तरह से, लेकिन अब जाएगा इधर से। तो अब क्या होगा? यह जाएगा लॉन्ग वेव में, आया शॉर्ट वेव में लेकिन जाएगा लॉन्ग वेव में, जिसमें होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस जैसे कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब क्या करती है? ये सब के सब इन शॉर्ट लॉन्ग वेव को जाने नहीं देती है, थोड़ा इनको वेट करा देती है, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी गर्म कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी अपने ही विकिरण से गर्म हो जाती है। सामान्यतः पृथ्वी से की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव है, अतः ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी है
तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गर्म चीज़। हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर जाने पर उष्मा की हानि हो जाएगी, गर्म है तो वो ठंडा होगी, क्योंकि उसका उष्मा अपेक्षाकृत अधिक उष्मा ये लेकर जा रहा है तो उसका हानि हो जाएगा। जब हानि हो जाएगा तो इसका तापमान घट जाएगा। सबसे अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है या करती है कौन, तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि, और उसको क्या कहते हैं, तो अल्बिडो। और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिक अस्थल है, और हम लोग जानते हैं कि अस्थल जल्द गर्म होगा और जल्द ठंडा हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ, तो 20 डिग्री नॉर्थ लॉन्गी लेटीट्यूड पर, यानी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि विकिरण हो रहा है पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण, इसको कोई रोक ना पाया अतः तापमान जल्दी ही डाउन हो जाएगा। चक्रवात, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है और हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। मतलब चक्रवात कैसे चलता है, तो इस तरह से चलेगा ना, तो क्या होगा, जो पृथ्वी की जो चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, उसको कहते हैं चक्रवात की आँख। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवाएं इस तरह से आती हैं और इसमें नीचे की तरफ गिरती जाती है, तो गिर रही है और चारों तरफ हवाएं, यहाँ से गिरेगी तो हवा चलेगी, यही जब चारों तरफ से यहाँ पर हवाएं आना शुरू कर देती है तो क्या होगा, यही सर्पिलाकार रूप ले लेगा और इसी तरह से यह नाचना शुरू कर देता है। तो यही यह कहने की कोशिश कर रहा है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो कहाँ उठते हैं, तो कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली कहा जाता है। किस टोर्नेडो एली, तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक टोर्नेडो यहीं पर आते हैं। सामान्य रूप से टोर्नेडो संबंध है तो यूएसए से। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो फुटीजा स्केल, क्या नाम है उसका, फुटीजा स्केल। और टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावी क्षेत्र, तो यह चीन सागर है। यहाँ पर देखिए सूची 1 है और सूची 2, यहाँ पर चक्रवातों के नाम है और देश है। ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है चक्रवात, उसका नाम क्या है, विली विली। इसी तरह चीन में आने वाले चक्रवात को टाइफून, भारत में जो चक्रवात आएगा उसको चक्रवात ही कहेंगे, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात आएगा वो सब कौन है, तो उष्णकटिबंधीय, इसको कहेंगे हरिकेन। विली विली क्या है, यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नाम क्या है उसका, विली विली। बागियो चक्रवात, यहाँ देखिए बागियो चक्रवात संबंधित है तो यह फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है तो साफिर सिम्पसन मापक, क्या नाम है, साफिर सिम्पसन मापक। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक क्या कहता है, तो तूफान का। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र था म्यांमार, अभी वर्तमान में नहीं आया है, अब तो आएगा, अम्फान आएगा, फिर इसी तरह वायु आएगा, बहुत तरह के जो नए नए आया है, गज आया है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होंगे। हम लोग जानते हैं कि चक्रवात क्यों आएगा, जब समुद्र का जो तल है, तल मतलब क्या, उसका सी लेवल पानी, और जब 27 डिग्री या उससे अधिक गर्म होगा तब ही चक्रवात उत्पन्न होगी, तो पहला कारण। दूसरा, उसके लिए कोरोलिस फोर्स का होना आवश्यक है, अतः और लो प्रेशर होगा तभी उत्पन्न होगा। लेकिन ये सब बातें तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक तथा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात नहीं उत्पन्न होने का कारण क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर तापमान इतना नहीं हो पाता है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी से संबंधित कुछ फैक्ट, तो वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है, यानी 0 डिग्री, यहाँ पर सबसे अधिक धूप, सबसे अधिक वर्षा अथवा आर्द्रता अधिक। और यहाँ पर लो प्रेशर यानी कि यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठते हैं, और इसी तरह 23.5 डिग्री यहाँ पर हाई प्रेशर, यानी यहाँ पर हवाएं नीचे गिरती हैं। अतः जब हवाएं 23 डिग्री पर नीचे गिर रही है, मतलब क्या होगा, जब हवाएं ऊपर उठेगी तभी ठंडा होगी, जब ठंडा होगी तब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगा और वर्षा हो जाएगा, तब वहाँ आर्द्रता अधिक है। और जब हवाएं नीचे गिर रही है यानी कि उसमें आर्द्रता कम है, और जब नीचे गिरेगी तो हवाओं का तापमान भी बढ़ जाएगा, जिस कारण वर्षा नहीं होगा,
अतः यहाँ पर आर्द्रता कम, यही कारण है कि 23.5 पर ही अत्यधिक मरुस्थल है। फिर उसके बाद में 66.5 पर आइए, वहाँ पर हवाएं उठेगी क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर है, अतः वहाँ पर आर्द्रता अधिक मिलेगा अपेक्षाकृत। और ध्रुव पर तो जानते ही हैं हाई प्रेशर होता है। तो वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। सही बात। ए यानी कथन ए और आर यानी कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्ण या उष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है। जब मौसम कैसा होगा तो उमस भरा यानी बहुत ही आर्द्र मौसम है, बारिश हो चुका है, उस समय अगर गर्मी है तो बहुत ही कष्टकारी महसूस होता है। वायुदाब दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं पाई जाती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। अब बताइए क्या होगा? ये सही है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि केवल निम्न दाब के क्षेत्र भूमि पर ना होंगे और केवल महासागरों में ही अस्थायी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। क्यों? क्योंकि पहले जब पाल वाले नौकाएं चलते थे तो जब ये 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ पर क्या होता थी, जो जहाज आया तो ये जहाज रुक जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर का इलाका है, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब हवाएं तो चल नहीं पा रही है, हवाएं स्थिर हो चुकी, तब उसमें से घोड़े को नीचे बिक दिया जाता था जिससे नाव हल्के हो जाते थे और वो चलने लगते थे। इसीलिए इसका नाम हॉर्स लेटीट्यूड रख दिया गया था। वायुदाब सबसे कम होता है कहाँ? तो ग्रीष्म ऋतु में। बादल, वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है उसका नाम है वर्षा स्तरीय बादल। नाम ही है वर्षा स्तरीय, तो अत्यधिक वर्षा के लिए जिम्मेवार है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल तो पछाव स्तरीय बादल जो तेज झंझावात के लिए जिम्मेवार होते हैं। नाम सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पछाव स्तरीय। मेघ गर्जन के कारण संघनन होगा, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा, ये सब आवश्यक है। किसके लिए? तो मेघ गर्जन के कारण है। अब हवाओं से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। इसका मतलब क्या समझें कि हम लोग जानते हैं कि यह घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलता है? इस तरह से, एक मिनट, हाँ, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेगी वह किस तरह से? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलेगी कैसी? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चला करती हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है, तो सही बात है। और ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऐसा क्यों होता है? पूरे पृथ्वी पर हवाएं, यह 0 डिग्री है और यह पृथ्वी है। 0 डिग्री से पोल यानी उत्तर और दक्षिण ये दोनों तरफ चलना शुरू करती है। 0 डिग्री पर लो प्रेशर है यानी अत्यधिक गर्मी है, तो हवा यहाँ से इस तरह से ऊपर उठेगी और जाना इसको कहाँ है? या तो उत्तर जाएगा या दक्षिण जाएगा। लेकिन पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो यह पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी नाच रही है, जिस कारण इनको जाना तो यहाँ था, लेकिन तब तक पृथ्वी यहाँ तक चला आया, तब क्या होगा? तभी हवाएं तो यह जाना, तो अभी हवाएं चल रहा तो यहाँ के लिए कि पहुँच जाएगा यहाँ, यानी कि हवाएं इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। यही कारण है इसको क्या कहते हैं? इसी बल को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस प्रभाव। हवा का पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी दिशा में यानी वामावर्त चलती है। उल्टा लिख दिया है, इसको पलट दीजिए, यानी हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की सुई की विपरीत और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समान चलती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा का पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं, तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, अतः हवाओं को चलने के लिए एकदम सीधा मार्ग मिल जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है लगभग
स्थिर होता है। गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60 है, सब क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवनों के नाम हैं। तूफानी 40 के बारे में बताइए। तो ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर से संबंधित रहते हैं। लंबी 40 पवनें प्रभावित होती हैं तो यह हिंद महासागर में। और ये 40, 50, 60 क्या है? ये सब अक्षांश का नाम है। ऐसा नहीं कि इस अक्षांश पर बहने वाली हवाओं जो हवा बहेंगी और उस अक्षांश पर है अर्थात उसका नाम वही रख दिया गया। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60 दक्षिणांश के मध्य प्रभावित होती है, उन्हें कहा जाता है। तो 40 से 60 के मध्य बहने वाली जो तीव्र हवाएं हैं उसका नाम है रोडिंग फोर्टीज, जो 40 डिग्री पर। इसी तरह यहाँ ऊपर दिया था, देख लेते हैं। तो रोडिंग फोर्टीज यानी गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के कारण क्या होगा? तो चिनूक हवाएं इसको आइस यानी बर्फ खाने वाली हवा भी कहते हैं। मतलब यह जाड़े का तापमान बढ़ा देती है, यानी कि यह गर्म हवा है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन मतलब पृथ्वी इस तरह से चल रही है, मतलब कैसे? तो यह पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन अब बाईं ओर पवन का विचलन हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विचलन होता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड। ट्रेड नहीं, ट्रेड। पवनों का मौसमी उत्क्रमण पररूपी अभिलक्षण है किसका? तो मौसम के हिसाब से यानी सर्दी और गर्मी के हिसाब से हवाओं की दिशा का बदल जाना है, किसका लक्षण है? तो यह मानसूनी जलवायु का विशिष्ट लक्षण है। अब है स्थानीय हवाओं से संबंधित कुछ फैक्ट। तो यहाँ पर उसका नाम है स्थानीय नाम यानी स्थानीय पवन और वह क्षेत्र। तो फॉन ये कहाँ बहता है? तो यह आल्प्स पर्वत यानी यूरोप की हवा है फॉन। सिमुम यह कुर्दिस्तान यानी मध्य पूर्व में बहने वाली हवा है, इसका नाम है सिमुम संबंधित क्षेत्र कुर्दिस्तान। सेंटा आना यह यूएसए में यानी कि यूएसए के कैलिफोर्निया में बहने वाली हवाएं हैं। और जोंडा यह अर्जेंटीना में बहने वाली हवा है। ये सब स्थानीय पवन हैं और ये सब लोकल नेम्स हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉन एक स्थानीय पवन है जो स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से बहती है। फॉन से संबंधित क्षेत्र आल्प्स पर्वत। बोरा यह इटली के उत्तरी भाग में बहने वाली हवा है। मिस्ट्रल यह राइन घाटी में बहती है। और खमसिन यह मिस्र नदी में मिस्र के क्षेत्र में बहने वाली गर्म हवा है। इस तरह आगे देखिए चिनूक तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की हब में बहने वाली स्थानीय पवन है जो गर्म प्रकार की है। सिरियुको यह सिसिली क्षेत्र में बहने वाली हवा है, यह भी गर्म है जो अंगूर की पैदावार के लिए लाभदायक है, अंगूर को जल्दी पका देती है। बिलीजर्ट यह ठंडी हवा है और यह साइबेरिया में शीत ऋतु समय बहती है। और नार्वेस्टर यह भी ठंडी है और जो भारत के में शीत ऋतु में चला करती है। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है तो कौन? तो इटली। विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, कौन सा? तो वह कोनिफोरस ट्री यानी शीतोष्ण शंकुधारी वन की बात हो रही है। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पर वन पाए जाते हैं रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, तो उस देश का नाम है भूटान। दुनिया का एकमात्र देश जो कार्बन पॉजिटिव है तो उसका नाम भूटान है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन तो उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे? तो जहाँ रोज वर्षा होगी जो तापमान अधिक होगा तो विषुवत रेखा के पास। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो कांगो घाटी में। टाइगा वन की विशिष्टता है किसकी? तो समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है कहाँ? तो अमेजन बेसिन में। इसको क्या कहा गया है? पृथ्वी का फेफड़ा है। सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश है कौन? तो जापान। कोंधारी वन पाए जाते हैं तो 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी जहाँ पर तापमान कम हो लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो और जाड़े के दिन में बर्फ़ गिरता हो, अतः वहाँ का पौधा कैसा होगा? तो इस तरह का हो जाता है कि बर्फ़ गिरे और यह पौधा हो गया तो बर्फ़ गिरे और इस तरह से नीचे चलाएगा, पेड़ नहीं टूटेगा।
शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में यानी टेम्परेट रीजन में। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्ध वन है तो नाम है उसका आइवरी कोस्ट। कुछ कारण है कथन है, देखिए शीतोष्ण वन के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का निरीक्षण किया जाए, उनको काट दिया जाए तो उत्पादित कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता यानी जो जंगल है जल्दी बढ़ेगा, विशाल है। हाँ, तो दूसरा आर सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इतना वर्षा होता है कि अगर वह वृक्ष को काट दिया जाए, वह क्षेत्र क्या होगा, तो वहाँ इरोजन हो जाएगा, जिस कारण वह क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाएगा। वहाँ जल्द ही न कृषि हो पाएगी, न ही वहाँ पर फिर से जंगल पनप पाएगा। आगे देखते हैं, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। सारे पोषक तत्व तो वर्षा के पानी के साथ बह जाते हैं। अब मिलान करना है। देवदार, तो देवदार वृक्ष कहाँ मिल जाते हो? टेम्परेट रीजन यानी कनाडा में। डगलस फर, तो यह यहाँ पर गर्म क्षेत्र हो यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो यह मैक्सिको में पाया जाता है। महोगनी, यह होंडुरास यानी विषुवतीय क्षेत्र की लकड़ी है महोगनी। और सागौन, तो सागौन या टीक ऐसा कहाँ, तो म्यांमार से संबंधित है और भारत भी आता तो सागौन लगा देते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। मानसूनी वन में कौन कौन आता है जंगल? मुख्य रूप से वृक्ष, तो सागौन और साखू मानसूनी वन में पाए जाने वाले पेड़ हैं। विषुवतीय रेखीय वन, तो महोगनी एवं रोजवुड, ये सब विषुवत रेखीय वन हैं। भूमध्य सागरीय वन, तो आलू बुखारा यानी पल्म एवं जैतून, ये सब भूमध्य सागरीय वन है। कोनधारी वन, तो चीड़ तथा फर कोनधारी वन है। आगे देखिए, विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, उस देश का नाम है अमेरिका। दूसरे नंबर पर कनाडा। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन? तो भारत, यानी जलावन की लकड़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता देश। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है डेलबर्जिया, कौन? तो शीशम। आगे देखिए, विश्व की जलवायु, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है। क्या कारण है? कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, यानी यहाँ देखिए यह सूरज है और पृथ्वी इस तरह से मूवमेंट करती है, के लिए दीर्घ वृत्ताकार रीति में परिक्रमण तथा और भी कारण है। अगर पृथ्वी 90 डिग्री पर पृथ्वी इस तरह खड़ा होता तो सालों भर एक तरह का मौसम मिलता, लेकिन ऐसी बात है नहीं। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, जिस कारण जब पृथ्वी यहाँ है, फिर वही पृथ्वी जब यहाँ पहुँचेगी, यहाँ तो क्या होगा? पृथ्वी का जो सूर्य के सापेक्ष का जो क्षेत्र होता है वह बदल जाता है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की रोशनी में अंतर हो जाता है और दिन रात के समय में डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, तो उसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है, कौन? तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात हो रही है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो शुष्क क्षेत्र यानी ड्राई लैंड है, यानी कि क्या कहेंगे उसको हम लोग? तो मरुस्थल कहेंगे। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, यानी यह 0 डिग्री की बात हो रही है। उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि संवहनीय वर्षा क्यों होगी? कोई क्षेत्र यहाँ पर अत्यधिक तापमान होगा, खूब जोरदार, तो यहाँ से हवाएं क्या होगी? लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवाएं सीधे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, इस तरह उठ गई और ऊपर जाकर संघनन होगा और फिर वहीं पर वर्षा हो जाएगी। इसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेन, यानी कि संवहनीय वर्षा। तो कथन ये भी सही है, उसके कारण आर भी सही है, यानी दोनों और एक दूसरे के दोनों स्पष्टीकरण भी सही से कर रहा है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं कहाँ? तो एशिया महाद्वीप में।
वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए वहाँ पर कोष्ण और शुष्क जलवायु होगा, यानी शुष्क कब होगा तो एक नियत समय में शुष्क हो, जो मुख्य रूप से गर्मी के समय में। सुहावना और आर्द्र शीतल है, यानी कि ठंडे के दिन में आर्द्र मौसम, यानी वहाँ पर वर्षा होगी और ठंडा भी खूब नहीं, सुहावना होगा। सदाबहार ओक वृक्ष, यानी जो पौधे मिलेंगे वो सदाबहार होंगे। तो वह क्षेत्र कौन है, तो ये बात हो रही है मेडिटेरियन क्षेत्र, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो मुख्य रूप से यूरोप में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर एक निश्चित टाइम है जो शुष्क होगा और थोड़ी सी आर्द्र ऋतु भी होगी, यानी थोड़ी सी वर्षा भी होगी। विषुवतीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, सही। दूसरा, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है, यहाँ गलत है। औसत वार्षिक तापांतर नहीं, दैनिक तापांतर अधिक होता है, अतः ये सही है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, सही है। यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जंतु जब रह सकते हैं तो मानव क्यों नहीं रह सकता है। अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो कौन है, तो न्यूयॉर्क। जलवायु चरम है, एक इलाका है, वहाँ वर्षा कम है, अतः क्या होगा, डिजर्ट होगा। लोग चलवासी पशुचारक हैं, यानी कि कहीं कहीं घास फूस उगा जाता होगा, यानी कि वह ग्रासलैंड है, अतः लोग चलवासी पशुचर हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन किसका करेगा, तो यह मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर जलवायु चरम यानी कि ठंडा अत्यधिक स्थिति में पड़ती, बहुत अधिक ठंडा, कड़ाके की ठंड है। वह देश है जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो उसका नाम है नॉर्वे। आर्द्र शीत ऋतु है, यानी ठंडे के दिन में वर्षा होगी। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी में वर्षा न होगा। क्षेत्र कौन है, तो यह इटली है। यहाँ पर प्रदेश या क्षेत्र का नाम है और दूसरा है जलवायु के प्रकार। तो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका का पश्चिमी तट, यहाँ पर जलवायु के प्रकार भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर गर्मी है तो उष्ण मरुभूमि, क्योंकि गर्मी भी है और शुष्क भी है, रेगिस्तान है। बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, गर्मी में वर्षा, ठंडा शुष्क। साइबेरिया रूस या शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी ठंडा के दिन में भयंकर ठंड है। कांगो यह विषुवतीय रेखा का क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री पर बसा हुआ क्षेत्र। और सूडान, तो यह सवाना, जो भी हम लोग देखते हैं मसाई मारा या जो डिस्कवरी के बहुत सारे मैदान, तो सब कौन सा क्षेत्र है, यही सूडान, मसाई मारा आदि का क्षेत्र आता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती है और पश्चिम में इसका क्या है, तो समुद्र है, और तो समुद्र से हवाएं चल रही हैं तो अपने साथ नमी लाएंगी। एक तो नमी ठंडे भी हो बढ़ाएगी और ऊपर से वर्षा भी करा देती है। ये किसकी खासियत है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट की। आगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, तो भारी वर्षा कब होगी, तो यह शीत यानी जाड़े ऋतु में होती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। इस कारण यानी ये तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि ठंड के दिन में ये हवाएं गर्म बहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ की जो बंदरगाह है वह जम नहीं पाते हैं। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है, तो दाब पेटी यानी कि लो प्रेशर और हाई पेटी, इसका स्थानांतरण मुख्यतः कैसे होता है, तो सूर्य के तापमान के कारण। तो भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी वन, इसके दाब पेटी के प्रभावित स्वरूप इनका ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। कहिए जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम बताइए, तो जायरे ये 0 डिग्री, नीदरलैंड यह यूरोप के है क्षेत्र, यानी आर्कटिक सर्कल कहिए या इसको भूमध्य सागरीय कहिए। तो भूमध्य सागरीय पहले क्लाइमेट आएगा, फिर उसके बाद में हम लोग को मध्य पूर्व या सहारा का रेगिस्तान आएगा, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आएगा, जो यानी कर्क रेखा पर। उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु जायरे से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर 23.5 डिग्री पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी सहारा का रेगिस्तान शुरू हो जाएगा, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट, और ऊपर बढ़ेंगे तो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, जिसमें कौन स्थित है, तो नीदरलैंड आता है। संसार का आर्द्रतम स्थान यानी जहाँ अत्यधिक वर्षा हो
तो वह है भारत के मेघालय का मानसी नारायण। विश्व का सबसे ठंडा स्थल तो बर्खोयास्क, यह रूस के साइबेरिया में है। अत्यधिक गर्म स्थान सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा मासीनराम, अत्यधिक सूखा तो चिली का पेटागोनिया डेजर्ट। अल नीनो बनता है तो यह प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में यानी पेरू और चिली के पश्चिम में बनता है। हैकी पौधे हैं जो हैकी यानी थर्म मतलब तापमान और हैकी मतलब बहुत कम ताप पर उगने वाला पौधा, इसको क्या कहते हैं? हैकी। अब हम लोग मिट्टी से संबंधित कुछ टॉपिक देखते हैं। तो केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है यह चिकनी मिट्टी में, क्योंकि जब वर्षा की पानी बूंदे गिरेगी तो यह इसको नहीं रोक पाता है और ये बूंदे नीचे धड़ाधड़ चली जाती हैं, जिससे कैपिलरी प्रभाव होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी उसका संरक्षण किया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, यानी कास्ट टोपोग्राफी की बात हो रही है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं, कहाँ करेंगे? तो लवणीय मिट्टी यानी कि क्षारीय मिट्टी में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, कैसे होगी? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है, कहाँ होगा? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन यानी सोपानी कृषि इस तरह से बना कर दिया जाता है, तो यह पहाड़ी ढलान क्षेत्रों पर, ताकि पानी खूब तेजी से न गिर पाए। यह मिट्टी है और उसके जलवायु क्षेत्र पौड जल, तो पौड जल कहाँ मिलता है? समशीतोष्ण क्षेत्र में यानी टेम्परेट रीजन में। चर्नोजम यह शीत समशीतोष्ण यानी ठंडा है कोल्ड टेम्परेट रीजन में, और समशीतोष्ण में शीत स्टेपी क्षेत्र यानी घास के मैदान वाले क्षेत्र, यानी कि मध्य एशिया की बात हो रही है और यूरोप के क्षेत्र में, तो यह चर्नोजम मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए स्पॉटजोल यह आर्द्र शीत समशीतोष्ण की मिट्टी है, क्या नाम है? स्पॉटजोल्स। और लेटेराइट अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र। तब तो हम क्वेश्चन आता है कि भारत में केरल में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। केंचुआ खेती के लिए अच्छे नहीं है, ये तो गलत बात। हम लोग जानते हैं कि केंचुआ तो किसान का मित्र है, तो खराब कैसे हो गया? अतः ये गलत है। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नम बना देते हैं, कथन तो गलत है लेकिन आर सही है। अब हम लोग मानव भूगोल से संबंधित प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे। तो खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ? तो जो जहाँ पर खेती अनिश्चित हो, खेती न हो पाए, लोग चरवाही कृषि कर पाएँ अधिक से अधिक, तो शुष्क क्षेत्र में, तब ना वहाँ पर वो एक जगह नहीं रह पाएंगे। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है, उसी को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास, यानी कि मौसम व ऋतु के हिसाब से मानव और पशुओं का परिवर्तन। नवीनतम मानव समझा जाता है, उसको क्या नाम कहते हैं? क्रो-मैग्नन मानव। क्या नाम है? क्रो-मैग्नन मानव। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ था, कब? तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल है उसका नाम है अफ्रीका। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है उसका नाम है ककेशियाई। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है तो भारत है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है, तो कहाँ मिलती है? तो यह कांगो घाटी में पिग्मी पाई जाती है, तो विस्तृत देखिए वनों में। पिग्मी, कजाक, मसाई एवं लैप्स में से घुमक्कर जनजाति कौन नहीं है? तो यह पिग्मी घुमक्कर नहीं है, क्योंकि यह जंगल में एक जगह स्थिर रहती है और यह शिकारी जनजाति है। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं उसका नाम बताइए। यहाँ देखिए एक है यह पेड़ पर रह रहा है, दूसरा ये तो इग्लू है, यह बर्फ में रहने वाला है। यह दोनों, यह एक तिकोना क्षेत्र है और यह घास का घर बना हुआ है। इसमें से एक कौन है? तो यह पिग्मी यानी जंगल में रहने वाले लोगों का घर है।
जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मूलाधार यानी की स्टोन जातियाँ कहा जाता है। यहाँ पर जनजाति है और उससे संबंध देश का नाम है। एस्किमो, तो यह कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो कहाँ, तो एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड में। इसी तरह मसाई, यह केनिया में मिलने वाली जनजाति है। बद्दू सऊदी अरब की जनजाति है। बुशमैन, यह कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। खिरगिज, यह मध्य एशिया की जनजाति है। और एनु जापान में बसने वाली जनजाति का नाम है। आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और उसके क्रियाकलाप। तो कयाक, यह क्या है, तो यह शिकार हेतु एक सकरी नाव है इस तरह की, इसमें 1-2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। इनपुट, यह क्या है, यह या इसको इग्लू कहते हैं, यह बर्फ का मकान होता है। दूसरा यूनियोक, यह परिवहन हेतु नाव। और स्लेज, तो यह कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का नाम है। क्या नाम है उसका, स्लेज। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है कहाँ, तो मलेशिया में सेमांग लोग रहते हैं। जनजाति है और उससे संबंध देश, तो बर्बर, तो यह मोरक्को से संबंधित जनजाति है। इनुइट, यह कनाडा की जनजाति है। सेमांग मलेशिया की जनजाति। और बेद्दा, यह श्रीलंका की जनजाति है। जुलू जनजाति का निवास स्थान है, तो जुलू जनजाति का निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका में है। मध्य एशिया में रहने वाली जाति, उसका नाम है अल्पाइन। और स्कैंडिनेविया कंट्री में रहने वाली जनजाति का नाम तो नॉर्डिक है। फिर नीचे देखिए, कुछ जनजाति है और संबंध क्षेत्र या देश का नाम, तो मसाई, यह पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है जो मुख्य रूप से केनिया में बसती है। रेड इंडियंस, यह उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको और कैरिबियाई द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। माओरी, यह न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली वहाँ की लोकल आबादी है या जनजाति है। और मयाज, यह ग्वाटेमाला में बसने वाली जनजाति का नाम है। और वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, उसका नाम है आर्मेनिया। इनुइट लोग पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनुइट, तो कनाडा, रूस व अलास्का के बर्फीले क्षेत्रों में मिलते हैं। क्या नाम है क्या, इनुइट। जनजाति एवं उनके अधिवास का सुमेलन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। फुलानी, यह पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। बंतू, यह पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है। क्या नाम है, बंतू। मसाई, यह पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है। और नूबा, यह सूडान की प्रसिद्ध जनजाति है। क्या नाम है, नूबा। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, नाम उसका स्कैंडिनेविया। और स्कैंडिनेविया में कौन कौन आता है, तो फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है तो मंगलोइड प्रजाति से, किससे, तो मंगलोइड प्रजाति से। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो भाषा से, या आज ही देख लेते हैं थोड़ा। एस्पेरांटो है, क्या है यह, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, उसका नाम क्या है, एस्पेरांटो। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो मंदारिन या चीनी है। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है यानी कि फ्रांसीसी है, किसका नाम है, तो कांगो गणराज्य, जो अफ्रीका में विषुवत रेखा पर पाया जाने वाला एक गरीब क्षेत्र है। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है तो मलय राष्ट्रीय भाषा, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज आदि भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो आर्थिक भूगोल, तो अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।